हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि हम एग्जाम में लीड कैसे करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जितने भी सेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये जो है आपको लीड कराएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स और इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है उनको लिखा है। ठीक है, और आप इन जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं बेसिकली वो किस सेक्शन से रिलेटेड है आपको वो भी पता चलेगा। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो भी मैं आपको बताऊंगी और साथ के साथ एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस लेक्चर में आपको क्या करना है, अपने साथ बेयर एक्ट रखना है। ठीक है, बेयर एक्ट रखना है, मैंने भी अपने पास बेयर एक्ट रखा है क्योंकि हम साथ के साथ नोट डाउन करते हुए जाएंगे। एक बहुत शॉर्ट लेक्चर रहने वाला है लेकिन बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। अगर देखो बन सकता है क्वेश्चन आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो फैक्टा प्रोबेंडा होता है, ठीक है, या फैक्टा प्रोवेंशिया होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को नहीं पता है फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोवेंशिया क्या होता है। अगर मैं इसका आपको सिंपल मीनिंग अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, देखो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में बताऊंगी क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं और फिर आपको इंग्लिश और हिंदी वैसे भी दोनों में पता होना चाहिए। जैसे फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब होता है, फैक्टा प्रोबेंडा एक क्या होता है, एक मटेरियल फैक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक मुख्य तथ्य होता है। ठीक है, जिन्हें न्यायालय में साबित करना आवश्यक है। तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको क्या करना है, आपको कोर्ट में प्रूव करना है। मस्ट वर्ड यूज हुआ है, बिल्कुल आवश्यक है उस फैक्ट को प्रूव करना कोर्ट में, तो वो हमारा क्या हो गया, वो फैक्टा प्रोबेंडा हो गया। फैक्टा प्रोवेंशिया क्या होता है, फैक्टा प्रोवेंशिया वो होता है जो आपको फैक्ट प्रूव करना है ना कोर्ट में, तो वो जिन साक्ष्य की सहायता से आप उनको उन तथ्यों को साबित कर रहे हैं वो होता है फैक्टा प्रोवेंशिया। ठीक है, तो फैक्टा प्रोबेंडा क्या है, एक मटेरियल फैक्ट हो गया। और फैक्टा प्रोवेंशिया का अर्थ क्या है, ये एक एविडेंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं। ठीक है, ये वे साक्ष्य होते हैं जिनकी सहायता से आप उन मटेरियल जो आपके फैक्ट्स है उनको साबित करते हैं। डिफरेंस याद रखना, अगर आपको इतना ही पता है फैक्टा प्रोबेंडा क्या है तो बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ से कनेक्टेड होता है, जैसे कि प्लीडिंग के और जो एविडेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जांपल, जैसे ए फाइल करता है सूट क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओनरशिप है वो क्या है, फैक्टा प्रोबेंडा है क्योंकि मेन तथ्य है, इसी को हमें क्या करना है, इसी को प्रूव करना है। लेकिन अब इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एविडेंस इसमें लगेंगे, जैसे कि सेल डीड हो गई, विटनेसेस हो गए, ठीक है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो गए, अब ये सारे हेल्प करेंगे हमें ओनरशिप को प्रूव करने में। तो ये सारी चीजें जो हेल्प कर रही है इसको हम बोलेंगे फैक्टा प्रोवेंशिया। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, वीरेंद्र नाथ गौतम वर्सेस सतपाल सिंह 2007। एग्जाम पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है, प्लीज, जैसे कि आप सीपीसी देखेंगे तो सीपीसी में लिखा होता है कि जो प्लीडिंग होती है उसमें आप केवल मटेरियल फैक्ट्स ही लिखेंगे। ठीक है, फैक्टा प्रोबेंडा ही लिखेंगे, एविडेंस नहीं लिखेंगे। ठीक है, फैक्टा प्रोवेंशिया नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सेकंड हमारा जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन जो बात करता है, रेलेवेंट फैक्ट्स अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है ये सेक्शन, तो देखो अगर आप सेक्शन 4 देखेंगे, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आप सेक्शन 4 देखेंगे तो आप सबको पता है वो किस चीज से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बात करता है रेस जेस्टे की। अब देखो ये क्या बात कह रहा है, तो ये कह रहा है ओनली जो फैक्ट इन इश्यू होंगे, ठीक है, और जो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है, जो फैक्ट इन इश्यू होंगे और जो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे, सिर्फ उन्हीं को कोर्ट के सामने क्या किया जा सकता है, उन्हीं को कोर्ट के सामने प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, उन्हीं को कोर्ट के सामने क्या किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप रेलेवेंट फैक्ट का जो अगर मैं सेक्शन बताऊं तो आप इसको सेक्शन 3 कर लेना, क्योंकि सेक्शन 4 हमारा रेस जेस्टे से तो है, लेकिन जो ये बात लिखी गई है कि एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट के सेक्शन 3 में कहा गया है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तो ये तो पूरी रेलिवेंट जो फैक्ट्स है सेक्शन 4 भी है, फिर तो हमारा पूरा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहां से कहां तक जाता है, जो चैप्टर 2 है सेक्शन 3 से लेकर जाता है सेक्शन 50 तक। ठीक है, तो बताया गया है इसमें बेसिकली कि जो फैक्ट इन इश्यू होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, आप उन्हीं को क्या कर सकते हैं, आप उन्हें केवल क्या कर सकते हैं, कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। खाली यही फैक्ट्स है जिनको कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक मर्डर केस है, अब उसमें आपको क्या करना है कि
प्रीवियस एनिमिटी थी, ठीक है, एक मर्डर हुआ, उसमें ये तथ्य शो किया जाता है कि जो प्रीवियस एनिमिटी है, तो क्या ये रेलेवेंट फैक्ट है, ये बिल्कुल रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये मोटिव शो कर रहा है, ठीक है। आपने मोटिव का सेक्शन पता है ना, सेक्शन 6, एक्चुअली ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही सेक्शन में फॉल कर रहे हैं, आप उसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो सिंगल सेक्शन में फॉल करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, जैसे अभी हमने ऊपर बढ़ा था, ठीक है, फैक्टा प्रोबेंडा हो गया, फैक्टा प्रोबेंशिया हो गया, तो उस बारे में बात की थी। अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इररेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं वो जो है जनरली क्या है, एडमिसिबल नहीं होते हैं। मेरी स्टेटमेंट याद रखना, मैं कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं कह रही हूँ, ठीक है, हम एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यायालय में केवल क्या है, या तो विवादित तथ्य या फिर जो उससे संबंधित रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, जो उससे संबंधित तथ्य होते हैं, वही सिद्ध किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मर्डर केस है, तो आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में एक प्रीवियस एनिमिटी थी, क्योंकि एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। और रेलेवेंट फैक्ट कैसे है कि ये मोटिव शो कर रहा है, लेकिन अगर आप ए और बी, मतलब एक मर्डर हुआ है और आप ये बोल रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा इरेलेवेंट फैक्ट बोल दिया कि कल उसने चिप्स खाए थे, तो इसका मर्डर से क्या लेना देना, इन द सेंस कि उसका जो मर्डर हुआ है वो गन से हुआ है, जो भी है, तो अगर आप ये अननेसेसरी बात बोल रहे हैं तो ये क्या है, ये इरेलेवेंट फैक्ट है एक तरीके से, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, लेक्स फॉर आई। देखो, लेक्स फॉर आई का जो कनेक्शन होता है बेसिकली प्रोसीजरल लॉ से होता है। इसका मतलब क्या होता है, लेक्स फॉर आई का मतलब होता है कि जिस न्यायालय में आप मुकदमा चला रहे हैं ना, तो अब हमें कौन सी प्रक्रिया हम फॉलो करें, ठीक है। तो जिस न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है ना, उस न्यायालय का जो प्रक्रिया संबंधी कानून होता है वही लागू होगा, ठीक है। तो लेक्स फॉर आई का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ द कोर्ट वेयर द केस इज ट्राइड, ठीक है। और ये सिर्फ प्रोसीजरल लॉ होता है उस कोर्ट का, उसी पर ही अप्लाई करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट तो बना था इंग्लैंड में, बट केस को फाइल किया इंडिया में। अब यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, जो इंडियन लॉ है वो वाला, ठीक है। तो लेक्स फॉर आई अप्लाई होता है ओनली टू प्रोसीजर, नॉट सब्सटेंटिव राइट्स, ठीक है, प्रोसीजरल लॉ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, ठीक है, तो अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम से लिंक करता है। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो न्यायालय में केवल आप कैसे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, आप कैसे साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने चाहिए न्यायालय में, तो जो रेलेवेंट है, जो लीगल है, ठीक है, या फिर जो बेस्ट एविडेंस है, आपको वही कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं, वही एविडेंस आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं, जो वैध है, प्रासंगिक है और सर्वोत्तम साक्ष्य ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए न्यायालय में, ठीक है। और जो हियर से एविडेंस होता है ना, जो जैसे कि कोई बोले कि हाँ, मैंने तो सी से सुना था कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब ऐसे क्या होता है, ये सुनी सुनाई बातें होती हैं, तो ये सुनी सुनाई बातें होती है, उसको बोलते हैं हियर से एविडेंस। ये जनरली, मैं क्या बोल रही हूँ, जनरली क्या होती है, स्वीकार नहीं की जाती, इन एडमिसिबल होती है, लेकिन किसी किसी की सिचुएशन में ये हियर से एविडेंस को भी क्या किया जाता है, एडमिसिबल किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो हियर से एविडेंस होता है वो जनरली इन एडमिसिबल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको पता ही है ना कि अगर किसी ने एक बात बोली और जब वो किसी और दूसरे बंदे को बताएगा तो 4 बात ऐड करके ही बताएगा, तो जो बंदा वो सुन रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने तो वो चीजें देखी नहीं है, तो वो तो उसको जो आप बात बता रहे हैं उसको तो फिर वही लगेगा, इसलिए हियर से एविडेंस को क्या किया जाता है, ऑर्डिनरी उसको क्या किया जाता है, एडमिसिबल किया जाता है, मतलब एडमिसिबल नहीं किया जाता। तो अगर जैसे कि आई विटनेस एविडेंस होते हैं, जिन्होंने आंखों से देखा कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था ए को बी का मर्डर करते हुए, ये क्या है, एक बेस्ट एविडेंस हुआ, ठीक है, रेदर देन हियर से एविडेंस कि ए बोले कि हाँ, मुझे तो बी ने बताया था कि जो है सी ने डी का मर्डर किया, ठीक है। तो वो खुद तो आई विटनेस नहीं है ना, इसीलिए इनएडमिसिबल हो जाता है। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको क्या याद रखना है कि बेस्ट एविडेंस रूल जो होता है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है एविडेंस लॉ का। एविडेंस लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप बेस्ट एविडेंस जो है प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद पंचशील रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील रूल बेसिकली किससे कनेक्टेड होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो सर्कमस्टांसेस से जो है हम पता लगाते हैं, बेसिकली वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते, ठीक है। जैसे कि हमने सीसीटीवी में देखा कि हाँ, वो जहर खरीदने जा रहा था, उसके बाद वो किसी पर्सन से बात कर रहा था, ठीक है। ये सारे जब आपकी एक चेन बनती है, ठीक है, जो कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते, जैसे कि अब क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्या उसके बेसिस पर कन्विक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कन्विक्शन बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पॉसिबल होता है कब, when all 5 golden principles are satisfied, ठीक है, क्या ये जो पांचों स्वर्णिम सिद्धांत है पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना है, शरद बिरदी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये
बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है आपका, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अभी मैंने कोई सेक्शन इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई सेक्शन है भी नहीं, जो सेक्शन रिलेटेड होंगे वो मैं आपको बताती हुई जाऊंगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं ना तो आपका मेजर पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप इंपॉर्टेंट केस लॉस भी पढ़ रहे हैं, सेक्शंस भी कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी पढ़ रहे हैं। तो आप क्या एक जो मतलब बेसिक जितना स्टूडेंट पढ़ते हैं उससे आप क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, तो ये आपको लीड कराएगा एग्जाम में। अब ये जो 5 गोल्डन प्रिंसिपल है, इसको मैंने 5 ही ट्रिक लिख के इसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे कि जो फैक्ट्स हैं आपको वो प्रूव करने हैं, ठीक है। तो जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं वो फुली प्रूव्ड होने चाहिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर आप ये बात कहते हैं, नहीं। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसमें जो आप फैक्ट्स बता रहे हैं वो फुली प्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है, सस्पिशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक्यूज ओनली, ठीक है। और जो इसमें जो पॉइंट्स है वो टुवर्ड्स एक्यूज्ड ही होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स ओनली टुवर्ड्स एक्यूज्ड। और एक बात आपको पता है कि अगर कोई भी सस्पिशन क्रिएट होता है तो बेनिफिट किसको मिलता है, एक्यूज को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि फैक्ट्स को फुली प्रूव कर दो, ठीक है। नो अदर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सारी अदर पॉसिबिलिटी है वो एक्सक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने बोला है कि मर्डर हुआ है तो मर्डर से ही रिलेटेड जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो उसी के इर्द गिर्द घूमने चाहिए, कोई और दूसरी हाइपोथेसिस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अदर पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड होना जरूरी है। फिर सी से क्या हो गया हमारा, कॉन्क्लूसिव नेचर, ठीक है। ये जो एविडेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डेफिनेट होने चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए। और एच मतलब ये जो एक ह्यूमन चेन बनती है ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेसिकली क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, एक चेन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो वो जो चेन है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच से कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है फिर आपने आगे कुछ कनेक्ट कर लिया, नहीं, वो पूरी चेन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस 5 जो गोल्डन प्रिंसिपल है उसको 5 से ही याद रखा, ट्रू फैक्ट्स, एक्यूज ओनली, नो अदर हाइपोथेसिस, कॉन्क्लूसिव नेचर और ह्यूमन चेन कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। जैसे सर्कमस्टेंसेस है उसको आपको फुली प्रूव्ड करना है, सर्कमस्टेंसेस जो है वो सिर्फ पॉइंट आउट होने चाहिए टुवर्ड्स गिल्ट की ओर, ठीक है, कि भाई आप उसका गिल्ट दिखा रहे हो उस सर्कमस्टेंसेस में, इसी के ये सर्कमस्टेंसेस सिर्फ उसी की तरफ होने चाहिए, और सर्कमस्टेंसेस कंक्लूसिव होने चाहिए, ठीक है। दे शुड एक्सक्लूड एवरी हाइपोथेसिस ऑफ इनोसेंस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी गिल्ट शो नहीं हो रही है, वो इनोसेंट प्रूव हो रहा है, ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या है, नहीं होना चाहिए, ये एक्सक्लूड होना चाहिए हाइपोथेसिस, ठीक है। और जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें हो गई तो इन्हीं की बेसिस पर क्या हो सकता है, कन्विक्शन हो सकता है, जबकि हमारे पास डायरेक्ट जो है एविडेंस नहीं थे, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भी हमने क्या किया, एक्यूज का कन्विक्शन कर दिया। ये 5 चीजें सेटिस्फाई होनी जरूरी है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि लॉ को अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे और बिना मतलब कि अननेसेसरी हमें कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चीजों को, इतना पढ़ के जाओगे मोर देन सफिशिएंट। मैं सिर्फ इन गोल्डन प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, जिस भी पर्सपेक्टिव में, जिस भी एस्पेक्ट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि सीसीटीवी है, ठीक है, सीसीटीवी में भी शो हो रहा है, उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर रहे हैं, उससे वेपन की भी रिकवरी हुई है, ठीक है, उसका मोटिव भी शो हो गया, वो लास्ट में वहां पर दिखा भी था, ये सारा क्या है, एक चेन है जिसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको इसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट चेन है तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमेशा वैसे भी एक्यूज को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्ट्रिन क्या है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। ये किससे सेक्शन 4 हमारा किस बारे में बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर एक घटना हुई, ठीक है, उस घटना से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, ठीक है, ठीक है, अगर एक जो कोई घटना ही और उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं तो वह सभी क्या हो सकते हैं, साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक होते हैं, ठीक है। जो फैक्ट्स अगर इंग्लिश में बताऊं तो अगर एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो उसी सेम ट्रांजैक्शन में जो जो फैक्ट्स उसका पार्ट है, ठीक है, तो वो सारे फैक्ट्स हमारे क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे, इवन दो दे आर नॉट द मेन फैक्ट इन इशू। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मर्डर हुआ, ठीक है, अब मर्डर हुआ है तो अब ए ने बी को चाकू से मारा, चलो इसका एग्जांपल ये है, देखो ए शूट्स बी, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही ए ने बी को शूट किया, अब इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के तुरंत बाद, इमीडिएटली वर्ड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बी चिल्लाता है ए हैज शॉट मी, ए हैज शॉट मी, ठीक है, ए ने मुझे मारा है। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना ये एडमिसिबल होगी, ये वाली ए हैज शॉट मी, क्यों क्यों, क्योंकि अब ये कैसा फैक्ट हो गया, ये फैक्ट इसी सेम ट्रांजेक्शन में क्या है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसी सेम ट्रांजेक्शन का तो हिस्सा है। जब उसको शॉर्ट किया गया उसने तुरंत इमीडिएटली बोला,
ठीक है इस बात को, तो ये रेजिस्ट्री के अंदर ये स्टेटमेंट एडमिसिबल हो जाएगी। इसके इंपॉर्टेंट केसेस क्या है, रटेन वर्सेस आर, और इसको जिस रैटन वर्सेस आर भी बोलते हैं, ठीक है, और सुखड़ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, रेजिस्ट्री जो होता है एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है हियरसे एविडेंस का, ठीक है, क्योंकि हमने हियरसे में क्या बोला था कि आप कोई बात सुनकर उस चीज को बोल रहे हैं हियरसे एविडेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ए ने बी को मारा, बी ने चिल्लाया कि ए ने जो है मुझे गोली मारी है, उसके बाद अगर ये बात सी ने सुनी थी, तो अब यहाँ पे जो सी है वो तो एक तरीके का ही, उसने तो एक तरीके से इस चीज को क्या था सुना था, लेकिन ये पूरा क्या है सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट था, इसीलिए रेजिस्ट्री के तहत इसको हम क्या बोल देंगे कि ये एडमिसिबल हो जाएगा और ये एक्सेप्शन हो जाएगा हियरसे एविडेंस का। एक बात याद रखना, स्टेटमेंट जो ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये या जो ट्रांजेक्शन है उससे कनेक्टेड होनी चाहिए और बहुत इमीडिएट होनी चाहिए। कोई फैब्रिकेशन का ना उसमें टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा टाइम डिले नहीं होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। सून आफ्टर, जैसे अगर आप देखेंगे सेक्शन 4, तो उसका अगर आप कीवर्ड देखेंगे रेजिस्ट्री का, कि जब हम इसको एडमिसिबल बना रहे हैं तो उसमें आप वर्ड देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो है कि दे आर ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, फैक्ट्स विच, आपको क्या इसमें मार्क करना है, फैक्ट्स विच डू नॉट इन इशू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए है शॉर्ट में, अब ये बात उसने सुनी, उसके आसपास किसी ने बोला कि हाँ उसने ऐसा काम किया था, अब जो भी फैक्ट्स, वो फैक्ट्स इन इशू, जो भी फैक्ट से, जबकि वो फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन उसको भी आपने क्या किया, उसको भी आपने रेलेवेंट मान लिया, क्यों, क्योंकि वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, ठीक है, वो क्या है, फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब और एक बात आपको और याद रखनी है, ये सेम टाइम पर, ये जो फैक्ट्स है ये सेम टाइम पर भी ऑकर हो सकते हैं, ठीक है, सेम प्लेस पे भी ऑकर हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे भी ऑकर हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएट वर्ड आपको ये याद रखना है, मतलब फैब्रिकेशन का टाइम ना हो। उसके बाद होता है हियरसे एविडेंस। अगर आप हियरसे एविडेंस की बात करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो रेजिस्ट्री है वो एक्सेप्शन है किसका, हियरसे एविडेंस का, तो आप इसको सेक्शन 4 के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। हियरसे एविडेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एविडेंस जो बेस्ड होता है ऑन व्हाट अदर अनदर पर्सन से, ठीक है। हियरसे जो एविडेंस होता है वो सुनी सुनाई गवाही, ठीक है, हम इसको बोलते हैं हियरसे एविडेंस को क्या बोलते हैं, सुनी सुनाई गवाही। तो ये क्या है, एक वह साक्ष्य है जो गवाह ने स्वयं नहीं देखा है या स्वयं नहीं सुना है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से ये बात सुनी है, ठीक है। तो क्या होगा, जनरली हियरसे जो एविडेंस होता है वो एडमिसिबल नहीं होता है, तो जनरली नहीं होता हियरसे एविडेंस, स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है, उसका एक्सेप्शन है रेस जस्टिस, जब वो क्या हो रहा है कि वो फॉर्म कर रहा है, जो फैक्ट है वो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, जैसे ए सेज, ए ने कहा कि बी टोल्ड मी दैट सी कमिटेड मर्डर, ठीक है। तो ए ने कहा कि, ए कहता है कि बी ने मुझे बताया, ठीक है, कि जो सी है ना उसने ये मर्डर किया है, ठीक है। अब ए की जो स्टेटमेंट है वो हियर से है और ये इनएडमिसिबल हो गई, क्यों, क्योंकि कोई सेम ट्रांजेक्शन में थोड़ी ना फॉल कर रहा है, इसलिए, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना है हियर से एविडेंस का, इसका है आपका इंपॉर्टेंट केस सुब्रमण्यम वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। और आप इसका एक और इम्पोर्टेंट है रेजिस्ट्री और हीगर से एविडेंस के जो इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं जो आ सकते हैं, वो एक होता है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसको लिख लेना आप, ठीक है। और R वर्सेस फॉस्टर, ये भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। और रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ HP, जिसको आप रतन सिंह भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये दो हैं, ठीक है। ये है रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ HP। और आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है इसका, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, आपको आता ही होगा, ठीक है। ये सारे किसके हैं, ये रेजिस्ट्री और हियरसे के इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। और रटेन वर्सेस क्वीन, ठीक है, एक है रटेन वर्सेस क्वीन, एक है रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ HP, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1997 का केस। तो ये सारे रेजिस्ट्री और हियरसे के एविडेंस के इंपॉर्टेंट केस लॉज है, इनको मार्क कर लेना। फिर हमारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अगर मैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करूं तो इसकी कौन सा सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 7, और सेक्शन 7 के अंदर 7 थिंग्स है, ठीक है। सेक्शन 7 के अंदर क्या है, 7 थिंग्स है, क्या क्या, पहला कि अगर कोई फैक्ट जरूरी है किस लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या फिर इंट्रोड्यूस करने के लिए, फैक्ट इन इशू है रेलेवेंट फैक्ट। दूसरा क्या था,
दूसरा एक हो गया हमारा एक्सप्लेन, एक हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा इंट्रोड्यूस, तीसरा हो गया सपोर्ट, फोर्थ हो गया रिबर्ट एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी। यही है हमारा टीआईपी, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 7 सिर्फ टीआईपी से डील नहीं करता, टीआईपी के अंदर 7 चीजें, उसमें से एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड भी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। फिर 6 क्या है हमारा, फिक्स द टाइम और प्लेस, और 7 क्या है हमारा, रिलेशन ऑफ पार्टीज, ठीक है। इस 7 के सेक्शन 7 के अंदर 7 थिंग्स हैं, ये मैं आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ, इनकेस अगर जैसे आप भूल जाते हैं कि कहाँ फॉल कर रहा है, इसलिए, ठीक है। तो जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, ये हेल्प करता है विटनेस के लिए, ठीक है। विटनेस को क्या हेल्प करता है कि एक्यूज को आइडेंटिफाई किया जा सके बिफोर ट्रायल, और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, ये आफ्टर ट्रायल होता है बिफोर ट्रायल, तो ये आपको पता चल गया बिफोर ट्रायल होता है, ठीक है। और क्या ये जो एविडेंस है एक तरीके का, ये कैसा एविडेंस है, तो ये एक सिर्फ कॉरोबोरेटिव एविडेंस है, ठीक है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है, सिर्फ एक सहायक साक्ष्य है। जैसे कि ए अ रॉबर्स फेस वाज सीन बाय द विक्टिम, ठीक है, ए है एक रॉबर है, ठीक है, उसका जो फेस है वो विक्टिम ने देखा है। अब पुलिस अरेंज करती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब विक्टिम यहाँ पर क्या करेगा, जो विक्टिम है आइडेंटिफाई करेगा अक्यूज को। इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, इसका इंपॉर्टेंट केस आप लिख लीजिए। एक तो है बुद्धसेन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या है, बुद्धसेन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन इसके मैं लीडिंग केस लॉज अगर आपको बताऊं, तो एक आप लिख लीजिए लक्ष्मी राज शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन थ्रू फोटोग्राफ, ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। और एक आप इसका इंपॉर्टेंट कर लीजिए चमन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बात करता है कि कुछ आइडेंटिफिकेशन अनरिलायबल होती है, ठीक है, ये। और एक बात आप याद रखना, टीआई ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, उसको अगर मजिस्ट्रेट हेल्ड करे उस केस में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कौन सा हमारा जो इम्पोर्टेंट केस है वो है स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस लेखराज, ठीक है। यहाँ पे जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो इज हेल्ड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब क्या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ये तो जो होता है टीआईपी बिफोर क्या कहते हैं ट्रायल होता है, लेकिन आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो क्या जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस है। सब्सटेंटिव एविडेंस का मतलब होता है क्या आप उसकी उसी एविडेंस के बेसिस पे एक्यूज को कन्विक्शन दिला दोगे, मतलब एक सिंगल इस चीज पे आप एक्यूज को कन्विक्शन दिला दोगे, नहीं, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता, कॉरोबोरेटिव होता है, ठीक है, मतलब हेल्प करता है, ठीक है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट इज सब्सटेंटिव एविडेंस, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अगर आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में हो रहा है तब वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस हो सकता है, और इन दोनों को आपको एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखना है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, वो बिफोर ट्रायल हो रहा है, ठीक है, तब ये बात है, ठीक है। लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट हो रहा है तो वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस है। और इसका केस बताती हूँ मैं आपको, ये आप नोट डाउन करो। स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस लेखराज 2000 का केस है। इट वाज हेल्ड दैट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज हेल्ड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इट हेल्प्स द कोर्ट टू वेरीफाई एज टू हु वाज द एक्यूज्ड। The TIP is conducted for the purpose of creating a corroborative piece of evidence for the identification which made in court, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात की गई है, ठीक है। और एक और बात की गई, इन उत्तर प्रदेश इट इज द यूनिवर्सल प्रैक्टिस टू हैव आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, ये रिलेटेड किया गया कि उत्तर मतलब यूपी वाले केसेस में बताया गया कि यूनिवर्सल प्रैक्टिस होती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको क्या है याद रखना, ठीक है। और एक बात और याद रखना है, चमन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया कि आइडेंटिफिकेशन परेड वाज रेंडर्ड अनरिलायबल बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव मेकअप ऑन फेसेस। इन सच केसेस इट इज नॉट सेफ टू कन्विक्ट द एक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सच आइडेंटिफिकेशन परेड, मतलब वही है कि आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। इस ये बात किसमें की गई थी, चमन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, ठीक है। देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट इज सब्सटेंटिव एविडेंस, इसको आपको क्या करना है,
इसको ना मतलब हम डायरेक्टली वन गो में नहीं समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, तो आप इस तरीके से याद रखना कि ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती है, ठीक है, कॉरोबरेटिव है, इसको इस तरीके से याद रखो, ठीक है। उसके बाद है रेस इंटर एलियस एक्टा, ठीक है। इसका ये किससे रिलेटेड है, हमारा सेक्शन 8 से, ठीक है। सेक्शन 8 अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर दो अन्य व्यक्तियों के जो बीच बात हुई है या लेन देन हुआ है, तो किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य नहीं बन सकता, ठीक है। तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप सेक्शन 8 देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो तो उन चीजों के बारे में बता रहा गया जो कही गई है, ठीक है, या हुई है बाय कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो वो इस सेक्शन से डील कर रहा है, लेकिन बताया गया है, लेकिन आप थर्ड पार्टी को क्या नहीं कर सकते, जो पर्सन है आप उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, जो इसका पार्टी ही नहीं था, ठीक है। जैसे ए और बी ने एक अरेंजमेंट किया, तो आप सी को बाइंड नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं रेस इंटर एलियस एक्टा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है, एविडेंस रिलेटिंग टू स्ट्रेंजर इज जनरली इररेलेवेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप प्ली ऑफ एलाबाई पर, ठीक है, प्ली ऑफ एलाबाई। तो प्ली ऑफ एलाबाई तो सबको पता है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल बहुत इजी है, सबको ही पता होता है। देखो ये जो मैंने आपको ये बताया है, रेस इंटर एलियस एक्टा, इसको पूरा लिख लेना आप कि रेस इंटर एलियस एक्टा, एलिस ALIIS एलिस, नेक NEC नेक, नो सेट NOCET नो सेट, नेक NEC, प्रोडेस्ट PRODEST, यहाँ पे नेक नो सेट का मतलब होता है हार्म और नेक प्रोडेस्ट का मतलब होता है प्रोटेक्ट। अ थिंग डन बिटवीन अदर्स डज नॉट हार्म और बेनिफिट अदर्स, ठीक है। और सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 8 एक इसका इस रूल का एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 क्या है, इस रूल का एक्सेप्शन है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सेक्शन 8 देखेंगे, मैं अगर इतना एक एक चीज समझाने लगूंगी तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसके लिए तो वैसे भी ऑलरेडी वो मुझे लेक्चर सीरीज चलानी है, लेकिन मैं फिर भी इतना बता रही हूँ कि कोई भी चीज कही गई है या ठीक है, एनीथिंग सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज कही गई है ऑफेंस के बाद नहीं होनी चाहिए, ऑफेंस से पहले होनी चाहिए। अगर आप सेक्शन 8 देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन, ठीक है, अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन जो क्या कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, कॉन्स्पायर कर रहे थे, ठीक है। तो सबको बाइंड कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे तो बाइंड कर रहा है ना सेक्शन 8 में, लेकिन अगर हम रेस इंटर एलिस एक्टा कह रहा है कि अगर कोई चीज थर्ड पर्सन उसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, तो आप कैसे उसको क्या करते उसको आप अफेक्ट नहीं कर, वो पर्सन उससे अफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए सेक्शन 8 क्या है, उसका एक्सेप्शन है। और इन केस अगर ऐसे आ गया रेस इंटर एलिस एक्टा, ये किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 8 आपको याद रखना है। फिर प्ली ऑफ एलाबाई आपको पता ही है, एलाबाई का मतलब होता है एल्सवेयर, कहीं और। देखो ये सेक्शन 9 का है, सेक्शन 9 जो है बीएसए का, मैंने इसको ट्रिक से याद करवाया था स्टूडेंट को, नो मैं वहां नहीं था, ठीक है, नो मैं वहां नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप रखना, नो मतलब मैं वहां नहीं था, मतलब प्ली ऑफ एलाबाई, ठीक है। तो प्ली ऑफ एलाबाई का मतलब क्या होता है, एल्सवेयर। एक्यूज ये क्लेम करता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, कि वो तो कहीं और प्लेस पे था जब ये ऑफेंस ऑकर हुआ। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं, ठीक है। मर्डर हुआ था जयपुर में 8 बजे, एक्यूज ने ये प्रूव कर दिया कि वो तो दिल्ली में उस टाइम पे एक मीटिंग अटेंड कर रहा था उसी सेम टाइम पर, तो ये क्या हुआ, प्ली ऑफ एलाबाई हुआ। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट केस की बात करूं, तो इसका इंपॉर्टेंट केस आप लिख लीजिए, देखिए ये जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ना, आप वो लिखो मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, ठीक है। मिर्जा वेट नहीं, वो सेक्शन 8 से रिलेटेड है, मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर। प्ली ऑफ एलाबाई से जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट केस तो है वो है भुवोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर, भुवोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो केस लॉ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
तो आपको भुवोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर याद रखना है। और एक है जुम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जुम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014 का है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनिया प्रेस्यू मुंचोर राइट एट सोलेमनिटर ऐसे एक्टा डोनेस प्रोबेटर इन कॉन्ट्रेरियम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और ये किससे रिलेटेड है ये सेक्शंस? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये रिलेटेड है सेक्शन 14 से 78 से। ठीक है, ये सेक्शन 14 से भी रिलेटेड है और 78 से 79 से, और सेक्शन 119 से, 80 से नहीं, 119 से, इसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, ये क्या किस बारे में डील करता है कि जो प्रिजम्पशंस हैं, ठीक है, इन सेक्शंस के अंदर बीएसए में, उससे रिलेटेड सेक्शन ये कहता है जो ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं उसको हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि वो प्रॉपरली और लीगली परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, जो सरकारी या आधिकारिक कार्य को सही और विधि पूर्वक विधि के अनुसार ही किया हुआ माना जाता है, एक प्रिजम्पशन होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया सेक्शन 14 है या सेक्शन 78 है, तो आपको पता है ना सेक्शन 14 किससे रिलेटेड है? तो सेक्शन 14 अगर आप देखेंगे तो वो रिलेटेड है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं सेक्शन 78 की, सेक्शन 78 किससे रिलेटेड है? प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, तो जो सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि वो जो सर्टिफाइड कॉपी है वो जेन्युइन है, कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा ना। ठीक है, अगर वो किसने इशू किए, अगर किसी कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट के ऑफिसर ने कोई सर्टिफाइड कॉपी को इशू किया है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा वो जेन्युइन है। तो ये सारी उसी से रिलेटेड, ये जो हमारा डॉक्ट्रिन है इसी से रिलेटेड है। तो सेक्शन 78 ये बात करता है। सेक्शन 79 किससे रिलेटेड है? सेक्शन 79 हमारा बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। तो ये बात करता है जैसे जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये याद रखना है, ये शैल प्रिजम्पशन होता है कि ये जेन्युइन है। ठीक है, और साइन है, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है, कन्फेशन है, ठीक है, ये सब क्या है? जेन्युइन है। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा। फिर उसके बाद ये किससे लिंक करता है? सेक्शन 119 से। अगर हम मैं 119 की बात करूं तो कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है कि कुछ जो फैक्ट्स है उनको प्रिज्यूम कर सकता है। और एक बात याद रखना, जैसे अगर आप देखेंगे जैसे इसका जो ये प्रिंसिपल है, तो इससे पहले इसको लिंक किया जाता था सिर्फ 119 से, लेकिन ये सेक्शन, ये वाले सेक्शन भी इससे क्या है? लिंक्ड है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे सर्टिफाइड कॉपी को इशू किया है गवर्नमेंट ऑफिस के ऑफिसर ने, तो हम इसको जेन्युइन मानेंगे। ये कौन से सेक्शन का एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल है सेक्शन 70, बताइए 78 79 का, ये हमारा एग्जाम्पल है 78 का। ठीक है, उसके बाद है मिरांडा वार्निंग। मिरांडा अगर वार्निंग की हम बात करें, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उससे कनेक्टेड है। अगर अगर इसको मैं बताऊं, ठीक है, तो ये कहता है कि बिफोर क्वेश्चनिंग अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी द पुलिस मस्ट इन्फॉर्म हिम ऑफ हिज लीगल राइट। ठीक है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस की क्या ड्यूटी है कि पुलिस जो है हिरासत में पूछताछ करने से पहले, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, पुलिस डायरेक्ट उससे पूछताछ नहीं करेगी। उससे पहले पुलिस को क्या करना पड़ेगा? उससे पहले उस पुलिस को उस व्यक्ति को उसके कानून अधिकारों की जानकारी देनी होगी। इसी को हम बोलते हैं मिरांडा वार्निंग। ठीक है, जैसे वार्निंग, कैसी वार्निंग देनी होगी कि एग्जाम्पल, पुलिस इन्फॉर्म द अक्यूज दैट ही हैज राइट टू रिमेन साइलेंट एंड टू कंसल्ट लॉयर। ठीक है, कि मतलब जरूरी नहीं है कि जो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब हर क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके पास राइट है कि आप साइलेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, और पुलिस उसको ये भी एडवाइस करेगी कि कोई भी जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो उसी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। ठीक है, ये सारी बातें बताएगी, इसी को बोलते हैं मिरांडा वार्निंग। तो ये कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? सबसे पहले यूएसए में ओरिजिनेट हुई थी। और ये क्या है? इट इज एन एड इन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्संस राइट। ठीक है, इन इंडिया सिमिलर प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 20 का 3, जिसको हम क्या बोलते हैं? बताइए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है,
और बीएनएस बीएसए में प्रिंसिपल अगेंस्ट कंपेल्ड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रूट्स ऑफ द पॉइजनस ट्री, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूडिंग द फ्रूट्स ऑफ अ पॉइजनस ट्री, ये जो सेक्शन 22 है 23 बीएसए का, उससे कनेक्ट है। एविडेंस obtained through an illegal or unlawful method is generally not admissible, जनरली बात हो रही है, ठीक है। अवैध या गैर कानूनी तरीके से प्राप्त जो साक्ष्य होते हैं सामान्यतः स्वीकार नहीं किए जाते, ठीक है। अभी जो स्कीम क्रिएट की गई है बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम mandates that confession made before police officer are ordinarily not possible as evidence, but the statement made in the presence of judicial magistrate can be given weightage, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रीन है एक्सक्लूड करना फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 20 और सेक्शन 23 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। उसका इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है, शेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू एन, ठीक है, मैंने बता दिया। पुलिस इलीगली फोर्स एंड एक्यूज टू कन्फेस। अब एक बात बताओ, क्या जो पुलिस है इलीगली एक्यूज को फोर्स कर सकती है कन्फेशन करने के लिए? नहीं कर सकती है ना, ठीक है। लेकिन अगर अब कोई एविडेंस ऑब्टेन्ड कर लिया जाता है ओनली बिकॉज ऑफ दैट इलीगल कन्फेशन, ठीक है, तो अब वो जो एविडेंस को आपने ऑब्टेन किया है ओनली बिकॉज ऑफ दैट इलीगल कन्फेशन, उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। लेकिन एक्सेप्ट, अब कौन सा एविडेंस को एक्सक्लूड नहीं कर सकते? वेयर द लॉ स्पेसिफिकली अलाउ एडमिसिबिलिटी सच एज डिस्कवरी पोर्शन अंडर सेक्शन 23 बीएसए। अगर आपने सेक्शन 23 बीएसए का पढ़ा होगा तो ये बात आपको 100% पता होगी, ठीक है। सेक्शन 23 किस बारे में बात करता है? अगर सेक्शन 23 बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, कि अगर पुलिस ऑफिसर को, बेसिकली जनरल रूल है कि अगर आपने पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन की है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, लेकिन उस कन्फेशन करने से अगर क्या हो जाता है, डिस्कवरी हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रेलेवेंट होता है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, तो ये कैसा प्रिंसिपल हो गया कि आपने क्या किया, आपने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक्सक्लूड किया। क्या एक्सक्लूड किया? फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री, ठीक है। इसीलिए सेक्शन 22 और 23 से ये रिलेटेड है, क्योंकि 22 बात करता है कि जो कन्फेशन कैसे कॉज की है, आपने कन्फेशन कैसे निकलवाई है, इंड्यूसमेंट से, ठीक है, थ्रेट कर या फिर कोअर्शन में या फिर प्रॉमिस से, ठीक है। तो ये इररेलेवेंट होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। लेकिन वही बात की गई थी, अगर कन्फेशन आपने पुलिस ऑफिसर को दी वो भी इररेलेवेंट है, लेकिन अगर वो डिस्क्लोजर कर रही है, ठीक है, रिकवरी का एक्चुअली, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा जो उतना पोर्शन है वो हमारा एडमिसिबल होता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद क्या रखना है, कन्फेशन जो बेसिकली पुलिस को दी जाती है वो नॉर्मल इनएडमिसिबल होती है, लेकिन अगर डिस्कवरी पोर्शन हो जाए उससे, ठीक है, जैसे कि उसने बोला हाँ मैंने ही, जैसे एक एक्यूज्ड है, पुलिस ने उससे ये बोलवा दिया कि मतलब कन्फेशन करा दिया कि हाँ मैंने ही बी को मारा है, और वो जो मैंने चाकू है ना अलमीरा के पीछे छुपा के रखा है। पुलिस जब जाती है तो रिकवरी हो जाती है, अलमीरा के पीछे चाकू मिल जाता है। अब ये जो रिकवरी हुई है ये तो हमारी एडमिसिबल होगी, लेकिन जो उसने बोला वो एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को जो दी जाती है वो इनएडमिसिबल होती है। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है। अब ये किस बारे में बात करता है, तो देखिए बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, ये हमारा रिलेटेड है सेक्शन 23, जो डिस्कवरी वाली स्टेटमेंट है ना उससे रिलेटेड है। only that part of the information given by the accused which is confirmed by the discovery of a new fact is admissible in evidence। उसने बहुत बातें बोली accused ने, हाँ मैंने मारा है उसको बताओ, तो बहुत चीजें बोली, लेकिन जो उसने एक ये बात ये बोली ना कि मैंने अलमीरा के पीछे चाकू छुपाया है, ये वाला जो डिस्कवरी हुआ है ना नया फैक्ट का, ये एडमिसिबल होता है एविडेंस में, और इसी को बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, और ये इसलिए हमारा रिलेटेड होता है सेक्शन 23 बीएसए से, ठीक है। अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना का केवल वही भाग साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगा जिसकी पुष्टि बाद में नए तथ्य या बरामदगी से हो जाए। जैसे ए सेज आई हैव हिडन द नाइफ इन द गार्डन, पुलिस रिकवर द नाइफ फ्रॉम द सेम प्लेस, ओनली द पार्ट रिलेटिंग टू द रिकवरी ऑफ द नाइफ इज एडमिसिबल। इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, इसका इंपॉर्टेंट केस है देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट, ठीक है, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट, ठीक है, 1960 का है ये केस। इसको स्टेट ऑफ बेसिकली स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय 1960 का केस है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करता है, सेक्शन 27 जो है
इंडियन एविडेंस का, एक्ट का, और अभी क्या है सेक्शन 23 बीएसए का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्शन है ना 23 बीएसए का, ये क्या है, आर इंट्रा वायरस एंड डू नॉट ऑफेंड आर्टिकल 14। ठीक है, उन्होंने बोला कि अल्ट्रा वायरस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इंट्रा वायरस है, इंट्रा वायरस है, और ये आर्टिकल 14 को क्या है, ऑफेंड नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 को ऑफेंड नहीं कर सकता, ये बेसिकली वैलिड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इसकी वैलिडिटी है वो अपहेल्ड हुई थी देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबको क्या याद रखना है, तो सेक्शन 23 है, मेक्स ओनली द डिस्कवर्ड पोर्शन एडमिसिबल, नॉट द होल कन्फेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। अब ये वाला आपको याद रखना है, ये कहता है नेमो मॉरिचुरस प्रेज्यूमिटर मेंटायर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब व्यक्ति जब मृत्यु के निकट होता है तो ये माना जाता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, अ डाइंग पर्सन इज प्रिज्यूम नॉट टू टेल अ लाई, देयरफॉर जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है उसको जो है एविडेंस में क्या है, एडमिसिबल किया जाता है। इसी का कारण है कि जो मृत्यु से पहले के जो कथन होते हैं उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। एग्जाम्पल, बिफोर डाइंग ए सेज बी स्टैब्ड मी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये एडमिसिबल मानी जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, एडमिसिबल मानी जाएगी। और इसका अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको केस लॉ बताऊं तो वो है उकाराम। ठीक है, उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 26। बेसिकली सेक्शन 26 को आप याद रखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन से। ठीक है, सेक्शन 26 को आप डाइंग डिक्लेरेशन से ही याद रखते हैं ना, लेकिन एक बात और याद रखना साथ के साथ, सेक्शन 26 में जो डाइंग डिक्लेरेशन वाला पॉइंट है उसके अंदर काफी पॉइंट्स हैं, अगर आप देखेंगे ए से लेकर एच तक है। ठीक है, क्या है, कितने पॉइंट्स है, ए से लेकर एच तक है, और जो डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात है वो ए में है। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं, डेथ का कॉज बता रहे हैं। ठीक है, तो वो बात कहाँ दी गई है, वो ए में दी गई है। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, वो अपनी डेथ के बारे में क्या है, अपनी डेथ का कॉज बता रहा है, और या फिर सर्कमस्टेंसेस बता रहा है कि कैसे उसकी डेथ हुई है, मतलब सर्कमस्टेंसेस बता रहा है उस ट्रांजेक्शन के बाद में उसकी जैसे क्या डेथ हो गई है। तो ये सारी स्टेटमेंट जो हमारी डाइंग डिक्लेरेशन होती है, तो ये बेसिकली 26 ए से रिलेटेड है। आप याद रखना, पूरे 26 का जो आप देखेंगे क्लॉज ए से लेके एच तक है। ठीक है, उसमें ए है ये। ठीक है, एग्जाम ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, अगर आप 26 का ए देखेंगे बीएसए का, तो ये उसी से डील करता है। जैसे कि समटाइम्स क्या होता है, जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसको एडमिट कर लिया जाता है क्योंकि वो ही एक ऐसा एविडेंस होता है अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके अलावा कोई एविडेंसेस नहीं होते, तो फिर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अप्लाई करके उसको एडमिट कर लिया जाता है। वैसे भी वो एडमिट होगा क्योंकि वो डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, जैसे कई मामलों में क्या होता है, पीड़ित होती है, जैसे कि क्या होता है कि कहीं कभी ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, उसकी कोई आई विटनेस ही नहीं है। ठीक है, उसका कोई और एविडेंस है ही नहीं जिसके साथ ही ऑफेंस हुआ है। ठीक है, बस एक जो विक्टिम है ना, जो वही एक जो है उसका विटनेस है। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए, इसलिए क्या होता है, न्याय के हित में उसका जो पूर्व कथन होता है मरने से पहले उसको स्वीकार कर लिया जाता है। कई मामलों में पीड़ित ही एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी होता है। एग्जाम्पल, विक्टिम डाइज आफ्टर गिविंग अ स्टेटमेंट अबाउट द अटैकर। अब देयर इज नो आई विटनेस। ठीक है, जो विक्टिम है, ठीक है, वो क्या करता है, स्टेटमेंट देता है कि जिसने उसके ऊपर अटैक किया उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब उस विक्टिम के अलावा तो कोई आई विटनेस नहीं था, तो अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना उसकी, ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ बताऊं, तो देखो ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है, ठीक है, वो है सुरेश चंद्र जन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2017। इसमें बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक पकाला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर भी है। ठीक है, वो जो डाइंग डिक्लेरेशन और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन उसके बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से जो रिलेटेड है। एक तो इम्पोर्टेंट यही, एक्चुअली इसका एक ही केस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जयश्री अनंत खंडेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009। ठीक है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है इज वन ऑफ द रीजन फॉर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें कोर्ट ने कहा था, कोर्ट अपहेल्ड दैट अपार्ट फ्रॉम एन इम्प्लिसिट फेथ इन द इंट्रिंसिक ट्रूथफुलनेस ऑफ अ ह्यूमन कैरेक्टर at the dying moments of one life, admissibility of dying declaration is also based on the doctrine of necessity.
फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात करूं, डॉक्ट्रिन की बात करूं, तो वो है हमारा जजमेंट इन रेम। ठीक है, जजमेंट इन रेम का मतलब क्या होता है? देखो ये किससे रिलेटेड सेक्शन है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सेक्शन 35। आपको पता है सेक्शन 35 किस बारे में बात करता है? तो सेक्शन 34 से लेके 38 हमारा बेसिकली जजमेंट से रिलेटेड है। जजमेंट कब, जो कोर्ट की जजमेंट होती है वो कब रेलेवेंट होगी, तो सेक्शन 34 से लेके 38 तक इसी बारे में बात करता है। लेकिन जो सेक्शन 35 है जो की बात करता है जजमेंट इन रैम, ठीक है, तो इस जजमेंट इन रैम जो है क्या है, जजमेंट इन जो रैम होता है एक ऐसा डिसीजन होता है जो किसी व्यक्ति या संपत्ति की किसी व्यक्ति या संपत्ति की कानूनी स्थिति तय करता है और वो सभी पर लागू होता है। जैसे कि जो एक प्रॉपर्टी है उसका मालिक ए है, ठीक है, अभी जो पर्सन है, ठीक है, इस ये ओनर है उस लैंड का, तो ये बात तो सबके अगेंस्ट जो पूरे जो है सबके अगेंस्ट ही लागू होगी ना। वो जो ए सिर्फ बी के अगेंस्ट ही थोड़ी ना ओनर है, वो सबके अगेंस्ट है। तो ये जो जजमेंट है, तो ऐसी जजमेंट को हम जजमेंट इन रैम करते हैं, जो रैम कहते हैं, जो किसी पर्सन का या किसी जो प्रॉपर्टी का एक लीगल स्टेटस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, और ये बाइंडिंग होता है एवरीवन पे, सब लोगों पर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है। कहां पर जजमेंट इन रैम से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 35 जो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन, जैसे कि प्रोबेट में जो जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, और इसका आई मैप से याद रखना, ठीक है, क्या आई मैप, इसमें 4 चीजें हैं। सेक्शन 35 में 4 चीजें जो बात करता है कि अगर इससे रिलेटेड जजमेंट है ना, ये 4 चीजों से रिलेटेड जजमेंट है, तो वो क्या होगी, वो जजमेंट इन रैम होगी। आई से हमारा क्या था, आई से हमारा क्या है, तो आई से हमारा है इंसॉल्वेंसी वाला, ठीक है, एम से क्या है मैट्रिमोनियल, ए से क्या है एडमायरल्टी, और पी से क्या है प्रोबेट। ये कहता है जो फाइनल जजमेंट डिक्री और ऑर्डर है किसी कंपिटेंट कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, क्या किसमें, इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो कन्फर कर रहा है या फिर टेक अवे कर रहा है पर्सन का क्या कोई लीगल करेक्टर, या फिर डिक्लेयर कर रहा है कि पर्सन जो है एंटाइटल है इस करेक्टर के लिए, ठीक है, तो ये सब चीजें रेलेवेंट हो जाएंगी। तो इसी को हम बोलते हैं जजमेंट इन रेम। जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि ए ही इस प्रॉपर्टी का कौन है, ओनर है। अभी जो लीगल स्टेटस डिक्लेयर हुआ है ये सबके अगेंस्ट है, वो सबके अगेंस्ट अपनी प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। उसके बाद जैसे कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि ये जो मैरिज है ना वाइड है, तो ये जो डिसीजन है ये बाइंडिंग होगा ऑन एवरीवन, ठीक है, क्योंकि किससे रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है। और मैरिज कैसे केसेस होते हैं, मैट्रिमोनियल, ठीक है। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट केस की बात करूं, तो इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, इसका इंपॉर्टेंट केस है श्रीकांत प्रसाद श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1997। ये केस ठीक है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है जजमेंट इन रैम जो होता है वो बाइंड करता है होल वर्ल्ड को, ठीक है, सब बाइंड हो जाते हैं। फिर हमारा रेस इंटर एलियस एक्टा, ठीक है, रेस इंटर एलियस एक्टा। देखो अभी हमने एक जगह और पढ़ा था रेस इंटर एलियस एक्टा, ठीक है, वो किससे रिलेटेड था, सेक्शन 8 से रिलेटेड था। ये सेक्शन 40 से रिलेटेड है, क्योंकि वो था रेस इंटर एलियस एक्टा एलिस नेस नोसेट नेस प्रोडेस्ट, ठीक है, ये और ये सिर्फ है रेस, और ये सिर्फ है रेस इंटर एलिया एक्टा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है बिटवीन अदर पर्सन, इट कैन नॉट अफेक्ट अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू इट, ठीक है, दो अन्य व्यक्तियों के बीच हुआ कार्य किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य नहीं बन सकता। तो ये और किससे रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन अगर आप देखेंगे सेक्शन 40, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेक्शन 40 देखेंगे तो वो किस बारे में बात करता है, फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, जैसे ए एंड बी साइन एन अग्रीमेंट, तो इट कैन नॉट बाइंड सी। अगर आप देखें इफ इट रेफर समथिंग ट्रांजेक्टेड बिटवीन अदर पार्टीज और रिकॉर्डेड बिहाइंड द बैक ऑफ द एक्यूज, दिस मैक्सिम इज रिसीवेबल अंडर सेक्शन 40, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली जो पार्टी नहीं है तो उसके अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाइए बेस्ट एविडेंस रूल, ठीक है, तो बेस्ट एविडेंस रूल का आपको सेक्शन 59 और 94 पता ही है, ठीक है। बेस्ट एविडेंस रूल का मतलब क्या होता है कि जो बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है ना वही हमेशा कोर्ट में क्या है प्रोड्यूस किए जाने चाहिए। जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो बेटर है देन फोटोकॉपी,
ठीक है, तो आप उसको प्रोड्यूस कीजिए। तो प्राइमरी एविडेंस जो होता है हमेशा उसको प्रेफर किया जाता है ओवर सेकेंडरी एविडेंस।